हाँ जी बेटा, अब करें स्टार्ट आज का लेक्चर। यस सर। चलिए बेटा, अभी ना पहले तो ये बताओ, आप काफी बच्चों के मुझे फोन भी आए, इस संडे को टेस्ट है हमारा? यस सर। हाँ जी। यस सर। यस सर। इस संडे बेटा आप में से ना बड़े बच्चों को डाउट था, इस संडे बेटा हमारा टेस्ट पहला आएगा, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सीबीएसई पैटर्न। ठीक, इस संडे। और नेक्स्ट संडे बेटा इसी चैप्टर का टेस्ट आएगा, दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एमसीक्यू, जो कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं। तो बेटा आज भी ना मुझे तुम बच्चों के काफियों के फोन भी आए और मैंने डाउट्स भी क्लियर किए। तो बेटा मैंने आज चैप्टर आगे नहीं बढ़ाना। एक सब बताओ, पहले आपके पास सबके पास वो असाइनमेंट है ना जो लास्ट मैंने आपको सेंड की थी करने के लिए? सेकंड वाली सर। हाँ जी बेटा। यस सर है। है ना? एक मिनट बस, मैं अभी एक मिनट बस। हाँ जी बेटा, सबके पास है ना सेकंड असाइनमेंट? ट्राई की किसी ने? पहले तो यही बताओ, किसी ने सेकंड असाइनमेंट ट्राई की थी एमसीक्यू की कि नहीं? यस सर। आते थे क्वेश्चंस? हाँ जी, आते थे फिर क्वेश्चंस के नहीं? गुरनूर, हर्षिता, यस सर, की थी ट्राई। सबसे पूछ रहा हूँ बेटा, आए फिर आंसर्स के नहीं? एक दो डाउट, एक दो डाउट्स थे, कोई बात नहीं बेटा, आज वो भी दूर करेंगे। पर बेटा अभी जो मुझे आप बच्चों से बात करके लगा ना, आपको ये जो लास्ट 3 लेक्चर्स थे, क्वांटम नंबर्स, फिलिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दीज ऑर्बिटल्स, और एक जो आखिर में जाकर मैंने एक्सेप्शनल केस किए थे, इन तीनों लेक्चर में किसी ना किसी को कहीं ना कहीं डाउट था। तो बेटा आज हम लोग अभी नया चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे सिलेबस नहीं भगाना। क्लियर बेटा? मुझे था कि आपको ये क्वांटम नंबर्स, फिलिंग ऑर्डर और जो हमारे एक्सेप्शनल केसेस थे, ये सबके दिमाग में एक कंसेप्ट बैठ जाए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे सीबीएसई में भी और कंपटीशन में भी। अगर मुझे ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ तो नेक्स्ट चैप्टर पीरियोडिक टेबल में डाउट्स आएंगे, उसके आगे केमिकल बॉन्डिंग में डाउट्स आएंगे, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी डाउट्स रहेंगे। तो मुझे डाउट्स नहीं रखने। तो आज एक बार आपके साथ ये तीनों लेक्चर्स की ना खिचड़ी बना रहा था। खिचड़ी मीन्स तीनों लेक्चर्स को कंपाइल करके करना था। एक बार जस्ट कट शॉर्ट, बिल्कुल थोड़ा सा ब्रीफ अप, कि आपको एक बार सभी ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बेटा सबसे पहले अभी आप में से सबसे लेट किसने ज्वाइन किया भाई? सबसे लेट कौन आया है? सर मैं आया हूँ सर, कृष्णा। हाँ कृष्णा, क्या हो गया तुझे? सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम थी ना। चल कोई बात नहीं बेटा, वो कई बार होता है नेट के। आज सुबह Yes. ना मैं भी किसी की क्लास ले रहा था, तो उस टाइम मेरे घर में नेट की प्रॉब्लम थी, तो कभी फोटो जा रहा था कभी नहीं। फिर मैंने उसके साथ थोड़ी देर बंद किया, एक आध घंटे बाद फिर जाके उसके साथ क्लास की थी सुबह। यस सर। तो बेटा कृष्णा, आज अभी ना मैं नया चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा। आप बच्चों के मुझे फोन आए, क्वांटम नंबर्स, फिलिंग ऑर्डर, जो आखिर में एक्सेप्शनल केसेस किए थे, इनमें अभी भी डाउट्स थे। डाउट्स पता है कैसे थे? एक स्टूडेंट का मुझे फोन आया, खन्ना सर आपने जब सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी 1s2 2s2 2p6 और साथ में क्या था 3s1, उसने इसे नाम दे दिया इक्वेशन। बेटा ये इक्वेशन नहीं था, दिस वाज आवर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आवर सोडियम। तो बच्चों को किसी को डाउट आ रहा था, खन्ना सर एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों है, पी में 6 क्यों है, खन्ना सर आपको कैसे पता डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं? तो ऐसे बड़े डाउट्स आ रहे थे। या खन्ना सर ये फिलिंग ऑर्डर कहाँ से आया? तो बेटा काफी डाउट्स थे। तो सर इसके बदले Ne3S1 भी लिख सकते हैं ना? हाँ जी बेटा। सर ये सोडियम का Ne3S1 भी लिख सकते हैं सर? बेटा लिख सकता है, पर पेपर में टीचर गलत कर देंगे, मत लिखना, क्योंकि सोडियम छोटा गैस है 3s1 तक, ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। आज सुबह भी कृष्णा एक स्टूडेंट का ये भी डाउट था, बेटा आगे ना मैंने कंपाउंड करना जैसे PCl5, इसका स्ट्रक्चर अपडेट करना है। तो बेटा PCl5 का फॉस्फरस का मुझे पूरा लिखने का जरूरत नहीं, वहां पर जब बॉन्डिंग करेंगे वी हैव टू राइट डाउन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आवर लास्ट बट वन शेल। लास्ट बट वन शेल की कॉन्फ़िगरेशन लिखकर भी हम लोग ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है? तो बेटा आज का लेक्चर ये मत सोचना खन्ना सर ने टाइम खराब किया है। आज मुझे था कि आपके क्वांटम नंबर्स, फिलिंग ऑर्डर और एक्सेप्शनल केसेस सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। याद करो बेटा क्वांटम नंबर्स 4 थे। जब वो 4 थे मैंने आपको लिखवाया भी था m, सेकंड आता था l, थर्ड आता था m और आखिर में आता था s। l कैन हैव वैल्यू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और मैक्सिमम क्या जाते थे अप टू n-1।
तो एल की सिर्फ 4 वैल्यू से याद है 0 1 2 3 इन्हें मैंने स्मॉल सिंपल से साइन कर दिए थे एस पी डी और एफ एम कोई बताएगा एम क्या रिप्रेजेंट करता था व्हाट डज एम रिप्रेजेंट सर 0, प्लस माइनस एल 0 कॉमा प्लस माइनस एल तो था गुड पर ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा था बेटा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ये दिस ऑलवेज रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ये अल्फा रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तो m का है वैल्यू 0 प्लस माइनस l ये और स्पिन सिर्फ दो ही थी हमारे पास प्लस हाफ या फिर हमारे पास क्या था माइनस हाफ इसलिए स्पिन का तो कोई डाउट नहीं था तो बेटा अब आपको ध्यान रखना है अगर l 0 है तो दैट मींस m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0 तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 एंड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आर 2 अगर मेरे पास l 1 है तो m की वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस माइनस 1 तो ऑर्बिटल्स आ गए 3 तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ गए 6 ऐसे ही अगर L2 था तो M can have value 0 प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 तो ऑर्बिटल्स 5 इलेक्ट्रॉन्स के आगे 10 तो बेटा अब आप बता दो अगर L3 था तो हाउ मेनी ऑर्बिटल्स अगर L3 है तो हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर 5 7 गुड 7 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3 तो कितने ऑर्बिटल्स आ गए 7 तो दिस कैन हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 40 अब बेटा आप बताओ कि अगर 0 है तो ये कौन सा ऑर्बिटल था s p d S ये s था ये p था P ये D F और ये हमारे पास था f का कंसेप्ट क्लियर अब बेटा क्या था मैंने इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करना है और आपको एक लॉजिक दिया था ये मैंने कोई बॉक्स नहीं बनाया था कोई रेक्टेंगल नहीं था दिस रिप्रेजेंट्स आवर ऑर्बिटल तो बेटा जब भी मैं s ऑर्बिटल ड्रॉ करूंगा तो मैं एक ड्रॉ करता हूँ अगर मेरे पास p था तो p में देखो ऑर्बिटल्स क्या थे 3 तो p के लिए हम लोग ये कंसेप्ट ड्रॉ करते हैं फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड और थर्ड ऐसे अगर बेटा d होता तो 5 थे तो 5 को मैंने ऐसे ड्रॉ किया 1 2 3 4 5 तो ये 5 ऑर्बिटल्स आ गए और अगर f आएगा तो f में पक्का है वी आर हैविंग 7 तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे 7 1 2 3 4 5 6 और ये 7 तो यहाँ पर ये 7 ऑर्बिटल्स इनमें इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करना है ठीक बेटा अब बताओ पहले क्वांटम नंबर्स का सारा लॉजिक आ गया दिमाग में यस सर यस सर अब तो नहीं डाउट रहेगा इन ऑर्बिटल्स में अगर No, sir. चलो गुड क्योंकि बेटा आप में से किसी एक का भी मुझे आ जाए ना कि खन्ना सर मुझे डाउट है तो बेटा मुझे होता है कि मेरे पढ़ाई में से किसी स्टूडेंट को एक भी डाउट ना आए और आज सुबह बेटा प्लस पॉइंट पता क्या लगा आज किसी सर का फोन आया जिसके साथ मेरे स्टूडेंट सबसे ज्यादा कॉमन है कहते संदीप तू बच्चों को कैसे पढ़ा रहा है तेरे सारे स्टूडेंट जो है ना कोई तेरी बुराई नहीं कर रहा तो बेटा मुझे सबसे प्लस पॉइंट ये लगा नहीं तो टीचर एक दूसरे को ऐसे फोन नहीं करते उस टीचर ने मुझसे पूछा कि खन्ना तू कैसे रिकॉर्डिंग कर रहा है कैसे बच्चों को सेंड कर रहा है तो उनको वापस व्हाट्सएप पे कैसे लेक्चर डिलीवर कर रहा है तो वो मुझसे सिस्टम पूछ रहा था कहता मेरे तेरे साथ स्टूडेंट्स कॉमन है उन्होंने कभी तेरी बुराई नहीं की तो बेटा मेरा पब्लिसिटी तुम बच्चे ही होते हो तुम बच्चे अपने आप मेरे पास धीरे धीरे ऐसे इकट्ठे होते हैं तो बेटा देखो यहाँ पर अगर ये कंसेप्ट क्लियर था अब मैंने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना था इनमें अब अगर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना था तो यहाँ पे 1s यहाँ पे 2s यहाँ पे 2p यहाँ पे 3s यहाँ पे 3p फिर 4s फिर क्या आया था 3d तो अभी ना आप में से पूछा था खन्ना सर कहाँ तक ऑर्डर याद करें बेटा मोस्टली आपके पेपर में केसेस आते हैं अप टू 30 क्लियर आपके पेपर में केसेस आएंगे अप टू 30 एटॉमिक नंबर तो बेटा 30 एटॉमिक नंबर हमारे यहीं तक पूरे हो जाते हैं क्लियर आगे पर जब केमिकल बॉन्डिंग में जाएंगे वहां पर जीनॉन का केस क्लियर वहां पे हमारे पास फास्फोरस के केस वहां पे हमारे पास आयोडीन के केस आ जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन के तो वहां पर मुझे पास उल्टे सीधे कंसेप्ट है वो कंसेप्ट एक बार बताने से पहले हमारा ये फिलिंग ऑर्डर था तो पहले मुझे एक बार रिवाइज कराओगे why we are carrying down filling of first 1s orbital then 2s then 2p then 3s then 3p कौन सा रूल था जो हमें कहता था we have to follow this filling order of electrons in these orbitals कौन सा रूल था सर पीईपी हाँ जी हाँ जी बेटा कौन सा रूल था ऑफ प्रिंसिपल गुड बेटा तो ऑफोबार्ड प्रिंसिपल ने हमें कहा था सबसे पहले 1s को फिर 2s को फिर 3s फिर 2p इन ऑर्बिटल्स को फिल करना है इन दिस ऑर्डर बिकॉज इट वाज फॉलोइंग n+l रूल वो कौन सा रूल फॉलो कर रहे थे n+l रूल ये था बेटा हमारा ऑफोबार्ड प्रिंसिपल का बेसिक इसके बाद दूसरा किया था हंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी
तो अगर आप तुम में से किसी ने ध्यान दिया है, मैं जब भी 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करता था पी में जब भी 3 इलेक्ट्रॉन्स लिखे, मैं हर बार बोल कर करता हूँ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन और थर्ड इलेक्ट्रॉन। जब मैंने लिखा P5 तब मैंने यहाँ पर किया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ और फिफ्थ। तो बेटा आप बताओगे, मैंने यहाँ पर पहले 5 इलेक्ट्रॉन में से 2 को पेयर नहीं किया, मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ को पेयर किया और फिफ्थ को पेयर किया। क्यों मैंने ऐसा क्यों बोला आपको 1 2 3? मैंने इसका ये फिलिंग ऑर्डर क्यों नहीं दे दिया कि फर्स्ट ऑर्बिटल में ये और ये कर दूं? सर फिर वो स्टेबल नहीं सर वो होता। पहले सिंगली अटैच्ड होने चाहिए। गुड, वो सिंगली पहले प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि कौन सा रूल किया था? हंस रूल ऑफ हंस मल्टीप्लिसिटी। रूल ऑफ क्लियर, हंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। और दूसरा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन हमेशा क्या होनी चाहिए? ऑपोजिट। अपोजिट। गुड, किसने कहा? मैं पॉलीएस्ट्रोजन ने, क्योंकि अगर दोनों की स्पिन सेम हो जाएगी तो बोथ विल रिपेल। और खन्ना सर ने एक लॉजिक बड़ी बार दे दिया, जहां पर रिपल्शन है, एनर्जी ज्यादा, तो स्टेबिलिटी क्या थी? कम। क्लियर, तो चलो गुड बेटा, अब आपको एटलीस्ट मींस ये तीनों रूल्स भी क्लियर, अफोगा प्रिंसिपल, हंस रूल और तीसरा कौन सा था? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यहाँ तक तो अब कोई डाउट नहीं? नो सर। नो सर। क्लियर, गुड। अगर बेटा अब यहाँ तक डाउट नहीं है, तो अब मुझे ना अभी आपके साथ उल्टे सीधे केसेस स्टार्ट करने से पहले मुझे बस आपके साथ यहाँ पर फिलिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दीज ऑर्बिटल्स क्लियर करना है। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या था? 1। 10th क्लास में इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये थी। अब हमारे पास यहाँ पर 1s, फिर इसमें ऊपर एक इलेक्ट्रॉन। तो अभी ना किसी स्टूडेंट से बात हो रही थी, उसको पावर मानकर बैठा था। बेटा ये पावर नहीं थी, 1s1 जो मैंने ऊपर लिखा है, दिस रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ऐसे देखो, अगर हीलियम का था, हीलियम का 2, 10th क्लास में ये। अब मेरे पास 1s, तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स क्या थे? 2। हीलियम के बाद नेक्स्ट आया लिथियम 3, इसका कॉन्फ़िगरेशन 10th में किया था ये। अब तुम में से एक कहता है धना सर लिखो 1s3, एक कहता है लिखो सर 1s2 2s1। किसकी बात मानूं? सेकंड। सर सेकंड है ना, क्योंकि s ऑर्बिटल में वी कैन हैव एट द मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 इलेक्ट्रॉन। से ज्यादा आ ही नहीं सकते। तो देखो बेटा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s2 और साथ में हमारे पास क्या आ गया? 2s1। अब देखो, तो मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करता हूं, तो ये 1s, ये मेरे पास क्या था? 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें एक, तो ये 1s और ये क्या था? 2s। बेटा ऐसे हम लोग कंसेप्ट ड्रॉ करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। अभी पेपर में कभी नहीं आता ड्रॉ ऑर्बिटल डायग्राम, नहीं आएगा। ये क्वेश्चन आएंगे जाकर केमिकल बॉन्डिंग में। अब थोड़ा सा बड़ा केस लेते हैं, कोई डाउट बता दो बेटा। सर ये जो 1s स्क्वायर की सर वो आपने वो की, उसमें सर वो अनस्टेबल नहीं हुआ? ना बेटा, 1s2 है, 1s2 एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए? ऑपोजिट। यस सर। देन स्टेबिलिटी। सर उसके सामने सर सिर्फ 1 स्पिन था। हाँ, 1s2 और इधर 2s1। लिथियम का 3 है ना, अगर 3 है तो Yes, sir. कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी? 1s2 फिल हो गया। 1s के बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन सा था? 2s, तो 2s1। ओके सर। ठीक, चल अभी भी डाउट आ रहा है? अभी भी हम लोग क्या करते हैं, हम लेते हैं केस नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या था? 10। 10th क्लास में कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे 2 8। अब बेटा आप स्टूडेंट्स 11th क्लास में आदत डाल लो, थोड़ा सा फिलिंग ऑर्डर पहले लिख लो। तो फर्स्ट ऑर्बिटल 1s, दूसरा ऑर्बिटल 2s, थर्ड ऑर्बिटल 2p। s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या थे? 2। तो अब आप बताओ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन p? 6। गुड, क्योंकि 4 और ये 10, तो यहाँ पर क्या आ गया? 6। तो देखो बेटा, तुम्हारी 10th क्लास का कंसेप्ट नहीं आ रहा? 2 8 यस सर। है ना। बस क्या था 10th में हम लोगों ने इनको सिर्फ प्रिंसिपल शेल में रखा। अब मैंने इलेक्ट्रॉन्स को उठाकर प्रिंसिपल शेल से सब शेल तक, दैट मींस उनकी पोजीशन थोड़ी सी और ज्यादा प्रॉपर्ली डिफाइन कर दी अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ गिवन एटम, और कुछ नहीं किया मैंने 11th क्लास में। क्लियर बेटा? ऐसे यस सर। ऐसे अब आप बता दोगे सोडियम एटॉमिक नंबर 11, 10th में करते थे 2 8 1। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा? 1s2 2s2 2s2 3s1 3s1 और अब आगे 3p2 आ जाएगा और 3s2। 3s1 11 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक बेटा? यस सर। अब बताओ यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सबको क्लियर? यस सर। यस सर। तो ऐसा करो, एक मुझे Yes, sir. ताकि मुझे भी कंफर्म हो जाए, आपने 10th क्लास में लास्ट केस कौन सा किया था? कैल्शियम।
लास्ट केस आपने किया था कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या था 20। 2882। गुड, ये तो मुझे भी आता है, मुझे ये नहीं आती। अब हाँ, जो हम लोग 11th में लिखते हैं, आप लिखवाओगे? Yes sir. हाँ जी, Sir 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। गुड। कितने आ गए यहाँ तक? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? Sir 18. Sir 4s2। 18 हो गया। गुड, यहाँ तक 18 आ गए। अब आगे 2 था, तो 4s2 आ 4s2। गया। Yes sir. ठीक बेटा, अब ये बताओ 4s2 तक मैंने लिख दिया, क्लियर। ये इलेक्ट्रॉन सारे क्या हो गए, पेयर्ड अप। अब सोचकर आंसर देना, मैंने एक और प्रॉपर्टी आपको क्लियर की थी कि ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक। आप बताओगे कैल्शियम शुड बी पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक इन नेचर, Sir Diamagnetic. diamagnetic। है ना, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, पेयर्ड है। Paired है अगर sir। सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो दिस इज सेड टू बी डायमैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप। डाई डाई मींस यहाँ पे पेयरिंग के कारण सारे इफेक्ट क्या हो गए, खत्म हो गए, तो ये डायमैग्नेटिक हो गया। अब बताओ बेटा सबको, अभी आसान केसेस क्लियर? Yes अब तो sir। यहाँ तक Yes किसी sir. को डाउट नहीं है? सर No sir। हाँ जी, एक अभी भी आ रही है आवाज सर। हाँ जी, सर आपने बताया था कि सोडियम पैरामैग्नेटिक है सर, वो कैसे है सर? हाँ बेटा, सोडियम का देखकर मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा। सोडियम क्या था 11, तो 1s2, 2s2, 2p6 और साथ में क्या था 3s1। अगर मैं बाहर का ऑर्बिटल ड्रॉ करूं 3s, तो हियर वी आर हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड, अनपेयर्ड है तो दिस बिकम्स पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सर ये आपने बाहर सबसे लास्ट वाला ड्रॉ किया? हाँ, क्योंकि बेटा हर बार हम लोग छोटी क्लास से कर रहे थे, हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड या रिमूव फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल। मुझे हर बार बाहर वाला शेल या लास्ट बट वन शेल, सिर्फ इनसे लेन देना है। तो मैंने यहाँ पर देखा बाहर वाले शेल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर अनपेयर्ड है तो सोडियम बिकम्स पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक, Yes, हाँ जी, पहले सर- एक मिनट बेटा, जो अभी पूछ रहा था क्लियर? yes sir, yes sir. किसने पूछा था, वैभव, जयदीप, कौन था? सर कुमार स्वामी। अच्छा चल कुमार, कुमार अब सर तेरे साथ भी कल बात हुई थी बेटा, अब तो नहीं कोई डाउट? सर अभी दोबारा से कर रहे हैं तो आ रहा है समझ में सर। हाँ जी, दोबारा से तो कर रहे हैं ना सर, वो आ रहा है समझ में, और अब आ रहा है सर। बेटा कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, स्टार्टिंग के 2-4, अभी देखना सेकंड चैप्टर जो करेंगे, थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट टेबल, वहां से अब तुम्हें चीजें आसान लगने लगेंगी, अब तुम लोग यूज टू हो जाओगे इतने टाइम में। और देखो बेटा, आज सुबह भी मैं ऑनलाइन आया था बच्चों के डाउट्स के लिए, तो कुमार सॉरी उस दिन मैंने तुझे फोन पे ही बता दिया, नहीं तो तेरे साथ भी ऐसे ही ऑनलाइन आ जाता। तो बेटा आपको जब भी डाउट है, मुझे ना मैसेज मत करो, मैसेज मैं नहीं पढ़ता जल्दी। जैसे अभी आप में से आज किसी को नोट्स चाहिए थे, उसने मैसेज किया, मैंने पढ़ा ही नहीं, जब उसके ब्रदर का फोन आ गया तब मैंने सुन लिया। बेटा मैं ना मैसेज जल्दी पढ़ता नहीं। तो आप मुझे कॉल कर दो रात को, चाहे 12 बजे भी कॉल कर दोगे ना, मैं कभी डांट नहीं लगाऊंगा। हाँ, रात को 12 बजे ऑनलाइन नहीं आएंगे ये पक्का है, पर तेरे साथ टाइम फिक्स कर लूंगा कब हम लोग ऑनलाइन आकर तेरी डाउट्स दूर कर दूंगा। ठीक है बेटा, तो मेरे साथ जब आप पढ़ रहे हो ना, एक स्टूडेंट ने आज सुबह डाउट्स क्लियर किए तो वो इतना थैंक्स करे। तो बेटा मेरा ये काम है, मेरी ये ड्यूटी है कि तुम सारे बच्चों को सेटिस्फाई करना है। कोई एक अगर तुम में से सेटिस्फाई नहीं हुआ मुझसे पढ़ने के बाद, तो बेटा मुझे भी उस स्टूडेंट से फीस लेने का कोई हक नहीं बनता। मुझे, मेरा मेन मोटो है कि आप सबको मुझसे सेटिस्फेक्शन मिले। और सच, चल फीस की बात से याद आ गया, तुम्हें से बड़ों की तो फीस बेटा आ रखी है, कुछ नए स्टूडेंट्स थे और कुछ ने अभी सिर्फ 5000 दिया था। बेटा पहली इंस्टॉलमेंट 15 की थी, तो प्लीज मम्मी पापा से कहना जो आपकी बाकी फीस पेंडिंग है, या जो नए बच्चे आए थे प्लीज मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, या कई बच्चे मुझे 14 में, 15 में, 20 में मिल गए थे आकर, तो आप मुझे कहीं पे भी मिल भी लो, साथ में बुक भी ले आते हो कि सर गाइड कर दो कैसे पढ़ना है, तो बेटा ऐसे करके मुझे फीस जरूर पे कर देना आजकल में। ठीक है, क्योंकि हमारे भी काफी एक्सपेंसिव रहते हैं, वो सारे ऐसे ही चलते हैं मेरे। ठीक बेटा, तो जो नए स्टूडेंट्स है प्लीज मम्मी पापा से कहना या तो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, या आप मुझे मिलना भी है, जैसे आप में से कुछ 14 के थे, कुछ 15 के थे, कुछ पीर मुशल्ला साइड के थे, तो बेटा मेरा घर भी यहीं पे है, तो मुझे रिंग कर देना, आकर मिल भी लेंगे और फीस भी पकड़ा देना। ठीक, अब बेटा देखो यहाँ तक सबको क्लियर है फिलिंग ऑर्डर, अब तो नहीं डाउट? हाँ जी बेटा, No sir. सबको ये है।
अगर अब यहाँ तक क्लियर है, अब याद है मैंने सबसे गंदा सीरीज का कंसेप्ट उठाया था, कौन सा? स्कैंडियम से लेकर जिंक, यहाँ पर 21 और यहाँ पर क्या था 30। तो जो अभी आप मुझसे पूछ रहा था ना खन्ना सर नियॉन 3s1, बेटा स्कैंडियम से लेकर जिंक ये हमें रिलैक्सेशन है बुक्स में, क्लियर? क्योंकि ये आगे ना डी एंड एफ हमारा 12th क्लास में पूरा चैप्टर है। तो बेटा अगर वहां पे मैं सबकी कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिखने बैठ गया हमारी छुट्टी हो जाएगी। तो वहां पे हमें रिलैक्सेशन है स्कैंडियम। अगर मैं पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और साथ में क्या आता है 3d1। तो बेटा वहां पे हमें रिलैक्सेशन है, हम लोग इस पार्ट को ना लिखकर यहाँ पर लिख दूं ऑर्गन, क्योंकि ऑर्गन क्या था 18 और साथ में 2 20 और साथ में क्या आ गया 3d1। तो दिस बिकम्स पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ऐसे अगर जिंक की कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो ऑर्गन सर? 18। हाँ जी सर एक बार पैरामैग्नेटिक रिपीट कर दोगे? हाँ बेटा अभी करना था मैंने, ये अभी इसलिए लिखा 4s2 3d1, ये आ गया 4s2 3d10। तो देखो अगर इसके मैं ऑर्बिटल्स ड्रॉ करूं 4s और यहाँ पर क्या आ गया 3d, तो 3d में याद है कितने ऑर्बिटल थे 5। ऐसे ही मैंने यहाँ पर इसका लिखा ऑफ अवर जिंक, तो 4s और साथ में क्या आ गया 3d, क्लियर? अब देख इसमें 4s2 3d1, तो 4s2 और 3d1 आ गया। अब जब इस केस में गया तो 4s2, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 और यहाँ पे 10, इसमें क्या हुआ सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप है। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप है दिस बिकम्स डाईमैग्नेटिक इन नेचर। पर स्कैंडियम में एक इलेक्ट्रॉन क्या था अनपेयर्ड, अगर एक अनपेयर्ड है तो स्कैंडियम बिकम्स पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो स्कैंडियम यहाँ पर पैरामैग्नेटिक आ गया। ठीक बेटा, तो पेपर में देखना आज आप एमसीक्यू के करेंगे, आता फाइंड व्हिच हैव गॉट 1 अनपेयर्ड, व्हिच हैव गॉट 2 अनपेयर्ड, व्हिच हैव गॉट 3 अनपेयर्ड, ऐसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने, या व्हिच हैज गॉट मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एसोसिएटेड। तो मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक के लिए एक कांसेप्ट था मोर इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जितने मेरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मोर विल बी द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ गिवन स्पीसीज। ठीक बेटा? हाँ जी सबको क्लियर? यस सर। क्लियर? Yes, अगर sir. क्लियर है तो बेटा एक ऐसा करो मुझे भी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ मेरा पढ़ाया यहाँ तक क्लियर है सबको। क्लियर? तो बेटा आप मुझे मैंगनीज का एटॉमिक नंबर है 25, मुझे इसके बता दो हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। आप मुझे मैंगनीज के बता दो हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। So 5. गुड, ये कौन बोला इतनी जल्दी? कौन बोला? विनायक। वैभव? वैभव? विनायक। हाँ विनायक गुड बेटा, अगर इतनी जल्दी आंसर दिया, क्योंकि इसका क्या था ऑर्गन तो आना है 18 2 20 और साथ में क्या था 3d5, तो ये 4s और यहाँ पर क्या आ गया 3d5। ये तो 1 2 1 2 3 4 और 5 अनपेयर्ड है, तो दिस बिकम्स पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब बताओ बेटा सबको पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक का भी कंसेप्ट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? Yes. अगर बेटा Yes, sir. गुड भाई मुझे ये बता दो किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा खन्ना सर आज हमारा लेक्चर खराब कर रहे? नहीं नहीं सर। है ना, ऐसा तो नहीं किसी को लग रहा? क्योंकि देखो बेटा ये फीलिंग मन में नहीं आनी चाहिए। मैं तो ना तुम बच्चों के डाउट्स देखकर मैं ये नहीं करता फिर आगे सिलेबस भगाता जाऊं, या ये मैं तुम बच्चों के साथ मिलकर चलता हूँ। तो मुझे लगा अभी भी कई बच्चों के मन में ये डाउट्स है, तो संडे को टेस्ट अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैंने ये सारा लिखा। और बेटा इस संडे को ध्यान रखना टेस्ट में, वैसे मैंने एटॉमिक नंबर्स मेंशन किए हैं, अगर किसी को कोई एटॉमिक नंबर ना ध्यान में आए अब मुझे कॉल कर देना, मैं उसे एटॉमिक नंबर बता दूंगा। वैसे मैंने लिख दिए हैं टेस्ट में, पर कई बार एक आध रह जाता है, तो आप ये मत सोचना कि खन्ना सर बुरा मानेंगे। एटॉमिक नंबर्स अभी आपको नहीं याद हो रहे कोई बात नहीं, केमिकल बॉन्डिंग करेंगे पीरियोडिक टेबल करेंगे, कहीं ना कहीं आपको ये एटॉमिक नंबर याद होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर कल टेस्ट में भूल जाओ तो मुझे रिंग कर देना, खन्ना सर बता दो मैं भूल गया इसका एटॉमिक नंबर, तो मैं डांट नहीं लगाऊंगा बता दूंगा। ठीक है सर परसों नहीं है टेस्ट? हाँ सर सॉरी संडे को। तो बेटा सर? अब इसके बाद हाँ जी सर टाइमिंग क्या होगी टेस्ट की? टाइमिंग बेटा 10 बजे का टाइमिंग है। और एक ना पिछली बार तुम में से कई स्टूडेंट ने टेस्ट छोड़ दिया था, खन्ना सर मेरा टाइम हो गया मैंने लेट स्टार्ट किया था। बेटा देखो मेरे टेस्ट की ड्यूरेशन है 1 hour 30 minutes। क्लियर? तो आप 10 बजे मैंने टाइम रखा ऑफिशियल। हाँ तेरा अगर कहीं 10 बजे टेस्ट है और वो टीचर नहीं मानता नहीं मेरा टेस्ट 10 बजे दे, खन्ने का टेस्ट बाढ़ में जाए,
तो बेटा मैं उन टीचरों से झगड़ा नहीं करता। आप मेरा टेस्ट चाहे 12 बजे स्टार्ट कर दो, चाहे 1 बजे कर दो, चाहे 2 बजे करो, पर 1 आवर 30 मिनट्स में कंटिन्यूटी में करो। और अगर आपका टेस्ट छूट रहा है, एक्सक्यूज मी सर, अगर बेटा टाइम पूरा हो जाए तो आप क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करो। आप अपना टाइम पीरियड देखो कि 1.5 घंटे में मेरे 2 क्वेश्चन छूट रहे थे, तो मींस अगले टेस्ट में थोड़ी सी स्पीड बिल्डअप करो। बेटा मेरा ये नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट, मुझे ये है कि ये टेस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है। मुझे आपके फाइनल में नंबर अच्छे चाहिए। इन टेस्टों का तो एक बेस है, तो तुम वो अपना टाइम देखो। अगर तुम्हें लग रहा है टाइम ज्यादा लग रहा है, तो टाइम हो गया, तो ये नहीं कि क्वेश्चन छोड़ दो, पेपर पूरा अटेम्प्ट करो। हाँ, तुम लोग खुद अपने दिमाग में रखो कि खन्ना सर का टेस्ट मेरा 1 आवर 40 मिनट्स में कंप्लीट हुआ, मैं 2 क्वेश्चन लेट था, तो मींस अगले टेस्ट में थोड़ी सी स्पीड बनाओगे। देखना केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट आते तक तुम सारे बच्चे ट्रैक पे आ जाते हो बेटा, क्योंकि 10th to 11th काफी चेंजेस है। और ऊपर से इस बार आपके 10th पे सबने बोर्ड के पेपर भी नहीं दिए, तो अभी आपने प्रेशर लिया नहीं पेपर्स का। तो बेटा आप मेरे टेस्ट को प्रेशर के बेस पे लो, 1 आवर 30 मिनट्स में कोशिश करो खत्म हो। नहीं होता ये नहीं कि छोड़ देना है, उसे भी अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट टेस्ट में थोड़ी सी स्पीड और बिल्डअप करने की कोशिश करना। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक। अब बेटा इसके बाद ना आपके साथ केसेस, अब बताओ मैंने सारे केसेस कर दिए या कोई रहता है अभी? सर रहता है। कौन सा? पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक तो मैंने बता दिए, और कोई कंसेप्ट रहता है जो बताना था? सर फीलिंग ऑर्डर रह गया सर। फिलिंग ऑर्डर अभी कर रहे थे, 1s2 2s2 2p6। दो एक्सेप्शनल केस रह सर गए वो थे कृष्णा, कौन कौन सा? जो हमारे पास क्रोमियम, और दूसरा केस कौन सा था एक्सेप्शनल? दैट वाज आवर कॉपर। क्रोमियम और कॉपर दो केस क्लियर करने रह गए बेटा। तो क्रोमियम का हमारे पास, पहले मुझे ये बताओ, मेरे पास ये डी के 5 ऑर्बिटल्स है, ठीक है? ऐसे ही मैंने यहाँ पर भी डी के 5 ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर दिए, ठीक है? इसमें रखे इलेक्ट्रॉन 4, और इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन रखे 1 2 3 4 और 5। ये था D4 और ये था D5। तो बताओगे कौन ज्यादा स्टेबल लग रहा है? सर D5 है ना? गुड। कौन सा कंसेप्ट सर किया था? D5। एक्सचेंज एनर्जी। आज तक किसी पेपर में बेटा एक्सचेंज एनर्जी डिफाइन करना नहीं आया। बस क्या था, जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी है, स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो था, दिस कैन एक्सचेंज एनर्जी विद दिस इलेक्ट्रॉन, विद दिस इलेक्ट्रॉन और विद दिस इलेक्ट्रॉन। तो इसकी एक्सचेंज एनर्जी क्या आ गई? 3। दिस कैन एक्सचेंज एनर्जी विद दिस एंड विद दिस 2। तो ये एक्सचेंज कर सकता है सिर्फ एक के साथ। तो 3 + 2 + 1 क्या आ गया? 6। अब अगर इसका करोगे 1 10। 2 3 और 4, ये करेगा 1 2 और 3। तुम में से एक स्टूडेंट लॉजिक पढ़ रहा था, 4 + 3 + 2 + 1, तो यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी क्या है? 10। तो दैट मींस D4 के कंपैरिजन में D5 हैज गॉट मोर स्टेबिलिटी एसोसिएटेड। क्लियर? D4 से ज्यादा स्टेबिलिटी किसके पास है? D5। तो यहाँ पे मैं अपने रूल्स को तोड़ने लगा, ब्रेक करने लगा। जैसे रेड लाइट को कहा था ब्रेक करते हैं, कौन करता है रेड लाइट को ब्रेक? या तो एम्बुलेंस या फिर पॉलिटिशियंस। तो एम्बुलेंस ब्रेक करते हैं क्योंकि वो लाइफ सेविंग के कंसेप्ट पे थे, तो वो रेड लाइट पे नहीं रुके। ऐसे ही बेटा जहाँ पे D4 है और D5 है, we will prefer our D5 because this becomes completely half filled and has got extra stability। इसके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाएगी। इतना कंसेप्ट ध्यान रहेगा? yes sir। क्लियर? तो बेटा ये जो मैंने 5 ड्रॉ किए थे ना, अब लॉजिक क्लियर हुआ? क्योंकि डी की वैल्यू क्या थी? 2, तो एल हमारे पास एल था 2, तो एम आ गया 0, सॉरी -2 -1 0 +1 और +2। तो ऑर्बिटल्स कितने आ गए? 5। ठीक बेटा? अगर अब ये कंसेप्ट क्लियर है, तो लॉजिकली मेरे पास क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम क्या था? 24। इसकी कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए थी ऑर्गन, और साथ में 4s2, और क्या आना चाहिए था? 3d4। तो जब मैंने इसे ड्रॉ किया 4s, और यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया 3d 4s, और यहाँ पे ड्रॉ किया 3d, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 4 है, 1 2 3 और ये 4। क्लियर? तो देखो बेटा ये ऑर्बिटल क्या था? कंप्लीटली फिल्ड। आप बताओगे डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, हाफ फिल्ड है या क्या? हाफ फील्ड। इनकम्प्लीट। है ना? ना तो ये हाफ फील्ड है, ना ये कंप्लीटली फील्ड है। तो क्या करता था तुम बच्चों को, जैसे तुम बच्चे बातें करते हो, ये भी आपस में बातें करते हैं। ये बातें क्या करते हैं? डी ऑर्बिटल एस को क्या कहता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। इससे मैं क्या हो जाऊंगा? कंप्लीटली हाफ फील्ड स्टेबल। और कहता है तू भी स्टेबल रहेगा, हाफ फील्ड है, तो क्या हुआ? दोनों स्टेबल है। पहले सिर्फ 4s स्टेबल था,
पर एक इलेक्ट्रॉन इधर करते ही बोथ गेट स्टेबल, अगर दोनों स्टेबल है। इसलिए बेटा क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या आ गई 4s1 और यहाँ पर क्या आ गया 3d5। तो दिस हैज गॉट मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए 6। तो दिस बिकम्स पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब बताओ बेटा सबको क्लियर ये कंसेप्ट? यस सर। Yes, sir. Sir. अब इसके बाद लास्ट केस कौन सा किया था फिर कॉपर। कॉपर का क्या था 29। तो ऑर्गन लॉजिकली आनी चाहिए थी 18 2 20 और 3d9। कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए थी 4s और साथ में क्या था 3d9। 4s और यहाँ पर क्या था 3d। तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब बताओ बेटा 4s तो कंप्लीटली फिल्ड है, डी क्या है कंप्लीटली फिल्ड, हाफ फिल्ड या कुछ भी नहीं? कंप्लीटली है ना तो ये कंप्लीटली फिल्ड है ना हाफ फिल्ड है। फिर इन दोनों ने बातें की, ये कहता अपना एक इलेक्ट्रॉन मेरे इधर कर दे, अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। तो इससे क्या हो गया ये कंप्लीटली फिल्ड और ये क्या हो गया हाफ फिल्ड। तो बोथ ऑर्बिटल्स गेट स्टेबल। तो बेटा ये हमारे दो एक्सेप्शनल केसेस आ गए जो कंपटीशन तक सबसे ज्यादा आते हैं पेपर में। जल्दी जल्दी में आप स्टूडेंट्स का ध्यान नहीं देता। हाँ जी अब बता। सर आपने अभी बोला कि दोनों ऑर्बिटल स्टेबल हो गए, सर 4s वाला कैसे स्टेबल हुआ उसमें? बेटा ये हाफ फिल्ड हो गया। सर हाफ फिल्ड, सर वो स्टेबल कैसे हुआ फिर? ये देख बेटा पहले क्या था 4s2 और 3d10 था, तब सिर्फ ये स्टेबल था कंप्लीटली फिल्ड होने के कारण, ठीक है, पर ये स्टेबल नहीं था। क्लियर? पर जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन को किया तो क्या हुआ ये ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो गया, ये ऑर्बिटल अभी भी कंप्लीटली हाफ फिल्ड तो है ना Sir. ठीक। एक बेटा अब क्या हुआ पहले क्या था सिर्फ एक ऑर्बिटल स्टेबल था, अब बेटा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करते क्या हुआ ये भी स्टेबल हो गया और ये अभी भी कंप्लीटली हाफ फिल्ड है। तो पहले सिर्फ एक स्टेबल था, अब दोनों के पास स्टेबिलिटी आ गई। Because this becomes completely filled and this becomes completely half filled. So that means both orbitals get stable. तो यही इसलिए मैंने यहाँ पर फिलिंग रूल जो है इसे ब्रेक कर दिया। सर हाँ सर जी अगर 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकल भी जाए तब भी 4s स्टेबल ही रहेगा? बेटा अभी हम लोग करेंगे कॉपर का कॉमन ऑक्सीजन रेट Cu+ है तो यहीं से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा 3d10 स्टेबल। ओके ठीक है हाँ जी और बेटा और कौन पूछ रहा था? सर पैरामैग्नेटिक बता दोगे एक बार फिर से? तुम लोग तो मुझे बुला दोगे पैरामैग्नेटिक। इसमें क्रोमियम में कितने अनपेयर्ड है? सारे अनपेयर्ड है ना। तो जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए दीज आर सेड टू बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। जहां पर मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है दीज आर सेड टू बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और जब मैंने जिंक का केस किया था जिंक में यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हो गए थे, जहां पर सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप है तो दीज बिकम डाईमैग्नेटिक इन नेचर। ओके सर। ठीक है सर हाँ जी सर इसमें सर कॉपर में सर ये अपनी स्टेबिलिटी उसको क्यों देगा सर? हाँ जी सर कॉपर में सर आप कह रहे हो ये शेयरिंग कर लेते हैं सर, उसके पास फिर ज्यादा एनर्जी हो जाएगी सर, वो स्टेबल हो जाएगा ये अनस्टेबल हो जाएगा सर, ये अपनी स्टेबिलिटी क्यों खोएगा? कौन कौन किसकी बात कर रहा है? कॉपर की बात कर रहा है। बेटा ये जो कॉपर है मुझे इतनी दूर तक मत लेकर जाओ, ये टॉपिक आगे हमारे बॉन्डिंग में भी आ जाएंगे। कॉपर में क्या था तू बता। कॉपर वायर है आपके पास है ना, कॉपर की वायर है। अब देख कॉपर की वायर कहाँ देखी है घर में? कॉपर की वायर कहाँ पे है? हमारे सारे स्विचेस में, उन सब में कॉपर की वायर है। तो बेटा जब भी हम लोग कनेक्शन करते हैं 10th क्लास में जब आप प्रैक्टिकल करते थे तो आप कॉपर की वायर को पहले स्क्रैप नहीं करते वो पेपर के साथ? हाँ जी सर 10th में स्कूल ही नहीं गए। 10th में स्कूल ही नहीं गए तो अब जब 11th में जब अब चल मैंने घर पे वायर खुद लगानी थी स्विच में, तो मैं क्या करता हूँ देखा पहले वायर को थोड़ा सा कट करके नए फ्रेश पीस निकालते हैं। क्योंकि क्या होता है बेटा जो पहला पीस था वो कॉपर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि कॉपर स्टेबल नहीं है 4s1 3d10 स्टेबल नहीं है। तो कॉपर क्या करता है बेटा अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर ऑक्साइड बना देता है टू गेट स्टेबल। इसलिए ज्यादातर छोटी क्लास में सोडियम को कहाँ रखते थे? केरोसिन में, क्योंकि सोडियम स्टेबल नहीं है। सोडियम के बाद बाहर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था, वो कहता है जल्दी से मैं इसे लूज कर दूं तो स्टेबल हो जाऊंगा। तो सोडियम किससे कंबाइन कर जाता है? ऑक्सीजन के साथ, टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। तो जब भी मुझे सोडियम को ऐसा रखना है मैंने उसे कहाँ रखा?
सॉरी मैंने उसे कहा रखा केरोसिन में, ताकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ही ना आए। इसलिए बेटा जो कॉपर है, कॉपर हमारे पास स्टेबल नहीं है, इसलिए कॉपर को जब भी मैंने यूज में लाना है, पहले उसको क्या होता है, स्क्रैप पेपर जो होता है उसका थोड़ा सा उसे हम लोग रफ करते हैं सरफेस को, क्योंकि उसके ऊपर वी गेट फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। जैसे छोटी क्लास में कहीं तो पढ़ा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन, तो 10th में पढ़ा सर लास्ट साल। रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन कभी भी ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। आयरन एग्जिस्ट किस फॉर्म में करता है, या तो FeO या किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Fe2O3, क्योंकि यहाँ पर ये जाकर स्टेबल हो जाता है। ठीक बेटा? यस सर। हाँ जी, क्लियर अब तो? चलो गुड। पर अच्छा लगता है जब ऐसे क्वेश्चन पूछते हो। अब बेटा मेरे पास एक केस रह गया सिर्फ आपको समझाने का, उसके बाद हम लोग करेंगे असाइनमेंट डिस्कस। वो केस कौन सा रह गया, आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर क्या था, 26। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, ऑर्गन 18 2 20 और साथ में क्या था 3d6। याद है, यही थी। अब आप बताओ बेटा, मुझे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है आयरन +2 और एक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आयरन +3। तो आप लिखोगे आयरन +2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, सर और 3d6। 3d6। गुड। अगर मुझे 3d6 बोला, क्योंकि हर बार इलेक्ट्रॉन कहाँ से बाहर जाते हैं, 4th ऑर्बिटल। तो बेटा सुबह भी कोई स्टूडेंट का फोन आया था, ये देखो बेटा 3rd मेरा इनर शेल है, 4th मेरा बाहर वाला शेल है। फर्स्ट 10th क्लास में फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ। इसलिए इलेक्ट्रॉन जब भी ऐड होंगे या बाहर होंगे, दैट विल बी रिमूव्ड और एडेड फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल। इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर पक्का क्या आएगी, 3d6। और अगर Fe3+ है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d5। 3d5। PD5। तो बेटा अब सोच कर, एक हिंट तो मैंने दे दिया, तीनों के तीनों पैरामैग्नेटिक है नेचर में। बताओगे हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन आयरन +2 एंड +3? 4 4 5। हाँ जी, फर्स्ट 4 में 4 5। गुड, 4 4 और इसमें 5। तो दैट मींस Fe+3 के पास कंप्लीटली हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई। यस सर। क्लियर? तो बेटा कंपटीशन का सबसे कॉमन क्वेश्चन मैं आपको तीनों दूंगा और पूछूंगा विच इज हैविंग मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो पक्का था यहाँ पर आयरन +3 हैज गॉट मैक्सिमम स्टेबिलिटी। क्यों? इसके 3d5 आ गए, कंप्लीटली हाफ इट। इसलिए बेटा जो हमारा आयरन है ना, वो इमीडिएटली कन्वर्ट कर जाता है इनटू Fe2O3। और यहाँ पर आयरन की ऑक्सीजन स्टेट की होती है +3, क्योंकि आज नहीं तो कल आयरन +3 में जाएगा ही जाएगा, बिकॉज दिस हैज गॉट मैक्सिमम स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद इट। ठीक, इसे देखा, आयरन की रॉड जब भी मैं घर में अच्छे से अच्छा भी आयरन रॉड रखूं, कभी ना कभी उसमें रस्टिंग होगा ही होगा, चाहे 5 साल में, चाहे 6 साल में, चाहे 7 में, चाहे 10 में। क्यों? क्योंकि आयरन +3 हैज गॉट मैक्सिमम स्टेबिलिटी एसोसिएटेड। अब बताओ बेटा, अब तीनों लेक्चर्स मैंने आपके साथ कंपाइल कर दिए, अब तो नहीं किसी को डाउट कोई? नो सर। पक्का? हाँ जी बेटा, पक्का? यस सर। यस सर। गुड। अगर डाउट नहीं है तो अब बेटा मुझे ये लास्ट असाइनमेंट आपके साथ डिस्कस करने में 15 मिनट भी नहीं लगेंगे, वो कंसेप्ट आपको आसान लगेंगे। तो अब बेटा यहाँ तक अगर क्लियर है, अब करें असाइनमेंट स्टार्ट। यस बेटा सर। सबके पास है ना, कोई ऐसा एक स्टूडेंट जिसके पास नहीं है तो बता दो, मैं उसे इंडिविजुअली sir. सेंड कर दूं। बेटा सबके पास है ना ये लास्ट असाइनमेंट? यस सर है। चलो तो बताओ Yes, फिर sir. पहला क्वेश्चन क्या था इसमें? हाँ जी बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन Sir, क्या which है? statement is correct for? गुड। विच स्टेटमेंट इज Sir, which करेक्ट फॉर statement एन is इलेक्ट्रॉन, correct दैट इज। for that? देखो बेटा, फिर मैंने आज तुम्हारे साथ यहाँ पर फिर ऊपर लिखकर रख दिया L 0 1 2 3। तो इसका S, इसे P, इसे D और इसे F। M कैन हैव वैल्यू 0 ± L। मैंने अभी देखो आपके साथ ये कंसेप्ट लिखकर रख दिया, क्योंकि इन्हीं के बेस पे मुझे आंसर्स करने भी क्या हो जाएंगे, आसान। क्लियर? अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रॉन n = 4 एंड m = -2। अब देखो n मेरे पास 4 है और यहाँ पर m आपको क्या दे रखा है, -2। m दे रखा है -2। तो क्या था, अगर 2 है then this electron may be in d orbital। क्यों? क्योंकि याद है अगर 2 है तो L अगर 2 था तो m कैन हैव वैल्यू -2 -1 0 +1 और +2। तो दैट मींस इसके बेस पे फर्स्ट का आंसर A आ जाएगा। यस सर। ठीक यस बेटा? सर। Yes, sir. सेकंड आसान था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n शेल। तो तुम लोगों ने 10th में K L M और N 1 2 3 4। तो मुझे 4 का कंसेप्ट दिया था, 4s, फिर 4p, फिर 4d और फिर 4f। S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14।
मेरा आंसर क्या आ गया 32 32। क्लियर। तो मैं से स्टूडेंट ने क्या कहा खन्ना सर मैं नहीं ये फॉलो करता, मुझे तो ये फॉर्मूला याद है 10th क्लास में 2n स्क्वायर करते थे। तो 4 4 का 16 16 into 2 32। तो सेकंड का आंसर हमारे पास क्या आ गया बी। ठीक बेटा। थर्ड क्वेश्चन बेटा आपके पेपर्स में बड़ी बार आ रखा है, याद है आपको स्फेरिकल नोट्स, एंगुलर नोट्स, टोटल नोट्स कराया था। तो थर्ड में तीनों ऑप्शन ठीक थे। टोटल नंबर ऑफ नोट्स n-1, रेडियल नोट्स n-l-1, नंबर ऑफ एंगुलर नोट्स वो क्या था l। तो दैट मीन थर्ड का आंसर डी आ गया, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फोर्थ बेटा जनरल सा क्वेश्चन था, सेम ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, उनकी स्पिन बस क्या होनी चाहिए ऑपोजिट। तो फोर्थ का आंसर जनरल सा आ गया ए, ये एक आसान डाल दिया था। फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा अब टिपिकल डाला है। तो फिफ्थ बेटा आप बताना मुझे, फिफ्थ में मैंने आपको एक दिया Zn प्लस, एक मैंने आपको दिया आयरन +2, एक मैंने आपको दिया निकल +2 और एक मैंने आपको दिया Cu प्लस। तो बेटा इसका आंसर तो आयरन +2 था। मैंने पूछा विच हैज गॉट मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बेटा अगर इसका करोगे ना तो 3d4 आता है, 3d6 आता है हमारे पास, 3d6। अगर ये 3d6 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या थे 4, सबसे ज्यादा थे। कर लोगे बेटा फिफ्थ क्वेश्चन? यस सर। हो जाएगा। अब फिफ्थ के बाद आ जाओ सिक्स, 4f। याद है 4f है, अगर 4f है तो आप बताओगे यहाँ पर l की वैल्यू क्या है? 3। गुड। अगर l 3 है तो m मेरे पास क्या आ जाएगा -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। तो कितने ऑर्बिटल्स आ गए? 7 आ गए। 7। क्लियर 7। तो दैट मींस 6 का आंसर बी आ गया। यस सर। ठीक बेटा। अब हाँ जी, हाँ जी बेटा क्लियर सबको? यस सर। सर फर्स्ट वाला एक बार दोबारा बता दो। कौन सा बेटा? फर्स्ट वाला सर एक बार। फर्स्ट देख m4 है और m क्या -2। अगर m -2 है तो याद कर हमारे पास l की वैल्यू अगर 2 है तो m कैन 2 हैव है सर। वैल्यूज -2 -1 0 +1 और +2। तो दैट मींस इसका आंसर तो a था, इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। बेटा nth ऑर्बिट तो मेरा s भी हो सकता है, तो s हो गया तो l की वैल्यू क्या हो सकती है? सिर्फ 0, इसलिए सेकंड आंसर कभी नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल अगर l 1 था तो m कैन हैव वैल्यूज -1 0 और +1, ये भी कभी नहीं हो सकता। थर्ड, इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव स्पिन प्लस हाफ, जरूरी नहीं है बेटा हर बार स्पिन प्लस हाफ हो, एक की स्पिन माइनस हाफ भी हो सकती है। यस जरूरी नहीं सर। है कि पहली स्पिन प्लस हाफ हो। तो दैट बी सी डी तीनों स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ पहला ए सर। स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है सर। ठीक बेटा। अब देखो बेटा इसके बाद मैंने आपको कराया था नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल। याद है स्फेरिकल ऑर्बिटल की कोई डायरेक्शन नहीं था। पी ऑर्बिटल के 3 एक्सिस थे x y z, डी के मैंने 5 एक्सिस निकाले थे x y x z y z x² - y² और z²। तो यहाँ पे इसलिए 7th का आंसर ए आ गया, डायरेक्शनलेस। ठीक। 8 व्हिच ऑफ द ऑर्बिटल इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग? 8 का आंसर बी। सर 7th रिपीट कर दोगे? 7 का बेटा देख नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल 3s, स्फेरिकल ऑर्बिटल, स्फेरिकल ऑर्बिटल की कोई डायरेक्शन नहीं थी। आगे कौन सा दिया? FDP, FDP इन सब के कोई ना कोई डायरेक्शन था, अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस या z एक्सिस। सिर्फ स्फेरिकल ऑर्बिटल की कोई डायरेक्शन नहीं है। ओके सर। ठीक। अब इसके बाद 8 का बेटा आंसर बी है। आप बताओ व्हाई dz² वॉज डिफरेंट फ्रॉम रिमेनिंग ऑर्बिटल्स? हाँ जी बेटा आंसर तो मैंने बता दिया इसका 8 का। सर क्योंकि उस पे 2 नोड है, उसके पास 2 नोड है, बाकी के पास 4 है, और और वो उसके पास सर वो एक ही डायरेक्शन में 2 बार मैं साथ में उसमें सर्कुलर आर्क है, बाकी किसी में सर्कुलर आर्क नहीं है। ठीक है। यस सर। चलो गुड बेटा, अच्छा आंसर दिया। अब 9 व्हिच पोजेसेस इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन? तुम लोग बताओगे बेटा इनर्ट गैस क्या होती है? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस उन नोबल सबका गैस। ऑक्टेट पूरा है? यस सर। बेटा उन सबका ऑक्टेट पूरा है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं Cl नेगेटिव का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं क्या आ जाएगा? 1s2 2s2 2p6, सामने क्या आ जाएगा? 3s2 3p6। किसको मैच कर गया? ऑर्गन। दैट मींस आर्गन का सर। was having the inert gas configuration। ओके सर। ठीक बेटा, इसलिए Cl नेगेटिव आ गया। अब 10 which principle limits the maximum number of electrons in orbital to 2? याद है ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन कौन करता था? पॉली एक्सक्लूजन। क्लियर।
अब 11th क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल डाला है, which are having same number of unpaired electron। इसका आंसर बेटा 11th का ए था। कौन सा? नाइट्रोजन, फास्फोरस और वैनेडियम। नाइट्रोजन क्या था? 7, कॉन्फ़िगरेशन आ गई 1s2 2s2 2p3। फास्फोरस का 15 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और साथ में क्या आ गया 3p3। वैनेडियम का एटॉमिक नंबर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम 21 22 23 है। ऑर्गन तक तो पक्का है, आगे मुझे नहीं आती लिखनी। वैनेडियम की Okay. बेटा आप लिखवा दो कॉन्फ़िगरेशन। Sir, 4s2 3D1 3d1 3D3 Sir, 3D3 3D3 ठीक है, तो देखो सब में 3-3 अनपेयर्ड आ रहे हैं, यस सर। yes है ना? sir sir. तीनों में 3-3 अनपेयर्ड, तो 11th का आंसर क्या आ गया? ए। ठीक बेटा, Yes sir. क्लियर। अब 12th फिर सिंपल था, ऑफ अबाउट प्रिंसिपल डायरेक्ट ही पूछ रखा है 12th का। 13 which species have got more electron than protons। सिंपल सा कंसेप्ट था बेटा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए तो आप बताओ उसमें चार्ज नेगेटिव हो जाएगा या पॉजिटिव? नेगेटिव होएगा सर। नेगेटिव हो जाएगा ना, सिर्फ ए में नेगेटिव है, बाकी सब पे पॉजिटिव है। तो हमें 13 का आंसर पक्का ए आ गया। हाँ जी बेटा, क्लियर? Yes sir. यस सर। क्लियर। अब बेटा इसके बाद जो नेक्स्ट दो क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारे कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। तो देख मैंने आपको नीचे ना पैराग्राफ भी दे रखा है कॉम्प्रिहेंशन, उसमें भी एंगुलर मोमेंटम दिया, स्पिन दिया। 14 का एंगुलर मोमेंटम का बस फॉर्मूला पूछा है, तो ये जनरल फॉर्मूला क्या था? H/2 by l l+1। 14 का बी था, ठीक है बेटा, 14 का बी था। अब 15 में 2p कर दिया, तो देखो बेटा यहाँ पर 14 का तो आंसर हमारे पास आ गया बी। अब 15 में h/2 पाई और इधर क्या, सॉरी, और इधर मेरे पास साथ में क्या इनटू √l l+1। क्लियर? तो यहाँ पे p 1 1 + 1 2 2 × 1, तो हमें क्या आ गया h√2/2 पाई आ गया। हाँ जी बेटा, Yes sir. आ जाएगा। किसी बुक में यही आंसर भी दे सकते हैं, यार याद है तुम लोगों ने पक्का किया है √2 को √2 और √2 से कर दूं, कर सकता Yes था? sir. अगर कर दिया Yes. तो ये 2 के साथ 2 गया √2, तो हमें इसका आंसर घूम करके ये भी आ सकता है। Yes sir. फिर Yes, sir. इसलिए 15 का आंसर हमारे पास क्या आ गया? बी। हुआ क्लियर सबको? हाँ जी बेटा, 15 सबको क्लियर हुआ या रिपीट करूं? Sir ये रूट वाला दोबारा से आपने बता रूट दो। वाला नहीं समझ आया। ठीक है बेटा, किसी बुक में तो आपको इसका आंसर ये लिखा मिलेगा √2/π। क्लियर? पर तुम लोगों ने 10th क्लास में किया √2 और 2 था, तो इसको क्या किया √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, √2 × √2 किया, तो क्या हो गया 2/2 √2। ये और ये कट गया, तो क्या रह गया 1/√2। तो ये 1/√2 × नहीं सर, सर ये जो रूट l+l+1 वाला है ये हाँ वाला, जी हाँ जी, ये उसको तो बेटा कैसे किया? फॉर्मूला आ गया ना। अब 15 में मैंने p दे दिया, p है तो l की वैल्यू क्या आ गई 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 1 + 1, तो यहाँ पे क्या आ गया h√2/2 पाई आ गया। Okay sir. ठीक है, अगर ये आ गया, अब सिंपल यहाँ पे मैश लगा रखा है इसमें और कुछ नहीं किया। ठीक, yes sir हाँ जी Yes. बेटा, सबको क्लियर? Yes sir. Clear. क्लियर। अब इसमें आ गया 16, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स l = 3 54। याद है 54 में हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आती थी xenon 5s2 5p6, l क्या 3। बेटा f ऑर्बिटल तो यहाँ तक पिक्चर में नहीं आया था, यहाँ पर पिक्चर में नहीं आया था, तो हमें यहाँ पे पक्का 16 का नन ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पे l = 3 पिक्चर में नहीं आता हमारे पास xenon 54 तक। ठीक है, ठीक बेटा। yes sir यस सर। अब इसके बाद 17, which of the following set of quantum numbers is wrong। तो देखो बेटा सिर्फ बी ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों ठीक दे रखे हैं। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन ना पेपर में 17th और 18th के कंसेप्ट पे आते हैं, तो 17th का आंसर क्या आ गया बी। 18th नंबर ऑफ f ऑर्बिटल्स विद n = Sir? नंबर ऑफ f ऑर्बिटल्स। f ऑर्बिटल तो हर बार हमारे पास क्या आता है 7 ही है, तो 18th का आंसर ए आ जाएगा। हाँ जी Sir? बेटा, हाँ जी, सर बी वाले में l2 आ नहीं सकता? क्या बेटा? सर बी में l2 आ नहीं सकता? नहीं आ सकता sir. किसमें? 17 में सर।
17 में बेटा b n is equal to 2, l is equal to 2 कर दिया। याद है l की एक वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, कम, 0 कम up होनी to चाहिए, n ठीक है minus सर, 1। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, तो अब 19 तुम लोग बता दो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज परमिसिबल, ए बी सी डी, इनमें से कौन सा एग्जिस्ट कर सकता है? हाँ जी बेटा, 19th में कौन एग्जिस्ट कर सकता है? सर ए ऑप्शन। गुड, ए था, क्योंकि m3 l1 m1 सारी की सारी वैल्यूज एग्जिस्ट, तो 19th का करके देखना, ए आंसर आएगा। ठीक बेटा, यस सर। बेटा 20th क्वेश्चन ना अभी आपको मुश्किल लगेगा, क्योंकि अभी आपने मेरे साथ प्रोडक्ट टेबल नहीं किया। तो जब हम लोग प्रोडक्ट टेबल करेंगे ना, तब आपको 20th क्वेश्चन आसान लगेगा। आपको कहता था ना, ये एटॉमिक नंबर्स या क्वांटम नंबर्स हमारे बेसिक्स है, ये आगे प्रोडक्ट टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक, सारे चैप्टर्स में यूज आने हैं। तो बेटा 20th का अभी आंसर मार्क कर लो, ए है, इसका आंसर ए है। क्लियर? पर ये कंसेप्ट क्लियर होगा जाकर जब प्रोडक्ट टेबल करेंगे, वहां पर जाकर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एफ ऑर्बिटल की बेटा फिलिंग ही लास्ट पीरियड्स में आती है 6th और 7th में। क्लियर? एफ ऑर्बिटल की फिलिंग आती है 6th और 7th पीरियड। तो बेटा नेक्स्ट टाइम जब प्रोडक्ट टेबल का पहला लेक्चर होगा, उसी में 20th का आंसर आ जाएगा। 20th का आंसर ए आ गया। ठीक बेटा? यस हाँ सर। जी, ठीक। अब बेटा आपके ना ये क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन के बीच में बंद हो गए थे, अब क्या ये वापस ऐड हो गए, और इवन आपके सीबीएसई के पेपर में भी अब हमारे पास है कि एक क्वेश्चन ऐसे कॉम्प्रिहेंशन का आता है। तो बेटा कॉम्प्रिहेंशन का ना, अगर हम लोग पढ़ने बैठ गए, हम लोग टाइम खराब करेंगे। बस कॉम्प्रिहेंशन में ना हर बार ये पढ़ लो, कहीं पे हाइपोथेटिकल वर्ड तो नहीं है। हाइपोथेटिकल मींस मैंने जो जनरल कंसेप्ट है उसको चेंज कर दिया हो। नहीं तो बेटा कॉम्प्रिहेंशन में ना हर बार हम लोग आपको कोई ना कोई चैप्टर का लॉजिक दे देते हैं और उस पे एमसीक्यू डाल दिए। तो बड़े स्टूडेंट क्या करते हैं, तो टाइम खराब होने के कारण वो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने बैठ जाते हैं। बस कॉम्प्रिहेंशन में एक बार नजर दौड़ा दो कि आपको वहां पर कोई हाइपोथेटिकल वर्ड लिखा ना मिले। हाइपोथेटिकल मींस मैंने एज्यूम किया, जस्ट आई एज्यूम कि मैंने ऑफ अबाउट प्रिंसिपल चेंज कर दिया, मैंने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल चेंज कर दिया, मैंने हंस रूल चेंज कर दिया। ऐसे पढ़ लो बस। अगर ऐसा कुछ नहीं है तब तुम्हें पैराग्राफ को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बेटा मैं भी जब नया नया पढ़ाता था ना, मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ता था, वो टाइम खराब होता है, उसमें सिर्फ बेसिक कंसेप्ट दिए होते हैं और कुछ नहीं। क्लियर? तो देखो अगर आपने पैराग्राफ ना भी पढ़ा, अब तब भी आंसर कर सकते हो। 21st, फॉर एन इलेक्ट्रॉन n is equal to 3, l is equal to 0, एंगुलर मोमेंटम। याद है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला h/2 पाई अंडर द रूट l, l plus 1 था। और यहाँ पर मैंने किसके लिए पूछा, n 3 और l क्या दे रखा है, 0। अगर यहाँ पे 0 पुट कर दिया, पूरा आंसर ही 0 हो जाएगा। तो दैट मींस 21st का आंसर क्या आ गया, सी। ठीक बेटा? यस सर। 22nd, अब तुम्हें से पता नहीं किसको याद है, n plus l is equal to 5 किया था मुझसे कहीं पे? यस सर। किया था ना बेटा? इसलिए ना मेरे साथ तुम बच्चे ना ये ध्यान रखना, मुझे बाकी टीचरों से कुछ नहीं लेन देन वो कैसे पढ़ा रहे थे। मेरे जो एनसीईआरटी की जो आपको असाइनमेंट फर्स्ट सेंड करता हूँ, सब्जेक्टिव और एमसीक्यू, बेटा ये सेम कंसेप्ट्स पे होती है। क्योंकि हमारा जो केमिस्ट्री का पेपर आता है ना बेटा, ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, सारा हमारा बेसिक्स पे होता है। हमारे बेसिक्स इधर उधर ज्यादा नहीं घुमा सकते बेटा। फिजिक्स में आपके कंसेप्ट को बड़ा उल्टा सीधा घुमा सकते हैं, मैथ्स में घुमा सकते हैं, ना बायो में घुमा सकते हैं, ना केमिस्ट्री में। तो बेटा जो तुम्हें टीचर अच्छा मिलेगा, अगर आप लोग स्टूडेंट्स हो नॉन मेडिकल के, तो आपको सारे टीचर्स कहेंगे पहले केमिस्ट्री का पेपर, फिर फिजिक्स का, और आखिर में करो मैथ्स का। ये क्राइटेरिया करो अपने कंपटीशन में अटेंड करने का। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, सबसे पहले बायो का पेपर करो, क्योंकि बायो बेटा बॉटनी जियोलॉजी मैंने भी पढ़ी है 12th क्लास, उनमें थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे फंक्शन ऑफ प्रोटीन, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये फिक्स है। फंक्शन ऑफ लिवर, ये फंक्शन फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होने। तो क्या था, सबसे पहले बायो, फिर केमिस्ट्री, आखिर में तुम लोग करो फिजिक्स का पेपर। ये क्राइटेरिया जो अच्छा टीचर है वो तुम्हें पक्का कहेगा। जो मेरे जैसा गंदा टीचर है वो कह देगा नहीं नहीं पहले मैथ्स का पेपर कर दे, मेरा कर, बाकी छोड़ जैसे मर्जी। बेटा कंपटीशन हमें तीनों से मिलकर क्लियर करना है। तो जो टीचर अच्छा है वो तुम्हें पक्का कहेगा केमिस्ट्री का पेपर पहले, फिर फिजिक्स और फिर मैथ्स। ये क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री में टाइम सेव होता है हमारा। ठीक है, ध्यान में रखोगे तुम बच्चे भी? यस सर। चलो गुड। अब 22 के बाद अब नेक्स्ट आ गया 23rd। बेटा 23rd में विच इज नॉट करेक्ट। अब आप पढ़कर देखना, सिर्फ 23rd में सी स्टेटमेंट गलत है।
23rd में सिर्फ सी स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट ठीक है, आप चाहे चेक कर लेना। 24 में बेटा मैचिंग आ गई, तो देखो फोटोन पक्का था, फोटोन के पास क्या था, पार्टिकल मोमेंटम एंड वेवलेंथ दोनों आ गए, इलेक्ट्रॉन के पास भी मोमेंटम एंड वेवलेंथ दोनों आ गए। अब साई स्क्वायर, अगर तुम्हें याद हो साई स्क्वायर हमेशा देता था रीजन वेयर चांसेस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, तो बेटा साई स्क्वायर के साथ एक तो साइन हमेशा पॉजिटिव आएगा, सेकंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो थर्ड के आंसर आ गए बी और सी। फोर्थ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n एक तो a आ गया वैल्यू n, और दूसरा दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि क्वांटम नंबर की वैल्यू n कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो फोर्थ का आंसर a और c। ये बेटा आपके मैचिंग के क्वेश्चंस आ जाते हैं सीबीएसई में भी और कंपटीशन में भी। क्लियर? अब बताओ 24 सबको क्लियर? यस सर। क्लियर? अब 25 में बेटा ये आपके पेपर में बड़ी बार आ रखा है मैचिंग का कंसेप्ट, तो तुम लोग बताओ क्रोमियम किससे मैच कर रहा है, ए बी सी डी ई किसके साथ मैच कर रहा है? क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन ए बी सी डी ई में से किससे मैच कर रहा है? डी ऑप्शन। डी से कर रहा है, ऑर्गन 4s1 3d5 यस सर। है ना? तो सेकंड आयरन +2 किससे मैच कर रहा है? सर ई सी ऑप्शन। ऑप्शन। सी ऑप्शन से, गुड। निकल +2 ए ऑप्शन। ए से, गुड। और कॉपर डी ऑप्शन। बी ऑप्शन से। ये थे बेटा क्वेश्चंस के कंसेप्ट। अब बताओ मेरे साथ क्लियर हुआ ये एमसीक्यू की शीट भी? यस सर। हाँ जी बेटा, सबको क्लियर? यस सर। सर लास्ट क्या था? यस सर। अब बेटा लास्ट कॉपर है, कॉपर मैच B कर option। जाएगा ऑर्गन 3D बी के साथ, ऑर्गन 3d10 4s1। ओके सर। अब बेटा बताओ, अब तो नहीं है कोई डाउट इस चैप्टर की? नो सर। नो सर। नहीं है ना? सर तो बेटा अब आप संडे को टेस्ट की तैयारी करो अच्छी तरह से, और प्लीज सबने देना है बेटा, सब टेस्ट दो, तभी हमें अच्छा लगता है। ठीक है? तो कोई डाउट है आप मुझे चाहे कल रिंग कर देना, मैं सुबह आपको ऑनलाइन आकर जिसके जो डाउट्स है दूर कर दूंगा। ठीक है बेटा? ठीक है? यस सर। तो आज हम लोग नया चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, नया चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी आवर पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल आ जाएगा नया चैप्टर, और मैं इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा ताकि संडे के टेस्ट लिए तुम लोग एक बार फिर आज क्वांटम नंबर्स और फिलिंग ऑर्डर रिवाइज करोगे, तो आपकी तैयारी हो जाएगी प्रॉपर। फिर हमें मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट। और बेटा ये चैप्टर नेक्स्ट छोटा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर और एक केमिकल बॉन्डिंग, ये दो हमारे सबसे बड़े चैप्टर्स हैं 11th क्लास के। जो पीरियोडिक टेबल करेंगे वो 3 या 4 लेक्चर में खत्म हो जाता है, वो चैप्टर छोटा है, तो वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट। और एक बेटा आप सारे प्लीज मम्मी पापा से कहना, जो फीस रहती है या तो अकाउंट में ट्रांसफर या चाहे मुझे कहीं पे भी मिलकर पकड़ा देंगे। ठीक है? कह दोगे? यस सर। चलो करें क्लोज फिर आज? यस सर। करें क्लोज? कोई डाउट तो नहीं है आप किसी को? सर हाँ जी। सर मेरा 2 मिस हो गए, 4th और 10th का बता दोगे? क्या 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 बेटा? 4th एंड 10th। ठहर एक मिनट है बेटा, अब मैंने स्पेक्स भी उतार दी, एक मिनट है। 4th, हाँ बेटा 4th का जनरल क्वेश्चन था, 4th का ए आ जाएगा पेयर्ड, ओके सर। 4th का ए। और दूसरा कौन सा? 10th। यस सर। 10th का बेटा जनरल था, ये भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल 2, ये हमें किसने दिया था? पॉली एक्सक्लूजन। यस सर। ठीक, 10th का बी। ओके सर, थैंक ठीक यू। बेटा, करें क्लोज? थैंक यू सर। चलो ओके बेटा, ओके जी, ओके सर। ओके बेटा, ओके, थैंक यू सर। ओके जी।